हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे और अब उसमें हमने 4 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको धातु अधातु से रिलेटेड जो टॉपिक है वो बता दिए थे। आज हमारा 5वां लेक्चर और आज हम इसी से आगे बढ़ने वाले हैं और इसी में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूं क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था, क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे उसी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु धातु में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो क्या होते हैं। धातु अधातु, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो होते हैं धातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो होते हैं अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में हम लोगों ने समझा था। उसके बाद फिर उसके अगले लेक्चर में हमने इनके भौतिक गुण, उसके बाद फिर रासायनिक गुण, उसके बाद इनसे होने वाली अभिक्रियाएं, धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं, लवण कब बनता है, कब क्षार जो हमारा लवण होता है वो क्षारीय होता है, कब अम्लीय होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने आगे जो पढ़ा था वो था हमारी सक्रियता श्रेणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके आने वाले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। ठीक है, तो उसमें हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा था कि कुछ होती हैं उच्च उच्च अभिक्रिया की, यानी कि जो सबसे टॉप पर होती हैं, फिर होती है मिडल में, फिर सबसे नीचे होती हैं, यानी कि हमने उच्च, निम्न और मध्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। उसके बाद हमने उसमें उस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आपको उसमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं कवर करूंगा आज धातु कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने धातु अधातु वगैरह तो पढ़ लिया था, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हम कवर करेंगे धातु कर्म। ठीक है, अब धातु कर्म क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, एक एक पार्ट हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट आता है कि हम धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसको इसको बोलते हैं धातुओं का सांद्रण या निष्कर्षण। इस पार्ट को आपके चैप्टर के, यानी कि हम धातु, जैसे आपको पता होगा कि माइनिंग होती है हर जगह पे, खादान होती है, जैसे कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, तो वहाँ पे हम खादान करते हैं। तो जब हम वहाँ से माइनिंग करते हैं तो उस माइन से जब हम निकालते हैं तो हमें वो डायरेक्ट धातु नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि निकाला तो डायरेक्ट हमें लोहा मिल गया, निकाला डायरेक्ट सोना मिल गया, हम उसे यूज़ करने लगे, नहीं। सबसे पहले हमें उसे अयस्क के रूप में मिलता है। पहले तो वो खनिज रहता है, उसके बाद वो अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है, अब उस अयस्क से हम लोग धातु को अलग करते हैं। इसी को बोलते हैं धातु का निष्कर्षण या धातु का सांद्रण। उसी को आज हम इस लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले धातु कर्म क्या होता है। तो धातु कर्म बोलते हैं कि धातु की अयस्क से विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्ति, विभिन्न, इसकी नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्ति, यानी कि जब हम अयस्क को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं और उनसे हम धातु निकालते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। ये पहली चीज आप समझिए। फिर देखिए खनिज क्या होता है। खनिज तो जो पृथ्वी की सतह पर, यानी कि जो क्रस्ट है, मतलब जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी भाग है, वहां से जहां से हम लोग माइन करते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं, वहां से जो हमें पदार्थ मिलता है उसे बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, को क्या बोलेंगे आप, पदार्थ बोलिए, तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अयस्क किसे कहते हैं। अब आपको जो खनिज मिला है ना, यहाँ जो खनिज मिला है आपको पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से, अगर उसमें धातु की मात्रा अधिक है तो उसे हम लोग अयस्क बोल देंगे। अयस्क वो होता है जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, धातु की मात्रा अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अयस्क। एक बार फिर से समझ लीजिए, धातु कर्म किसे बोलते हैं, धातु की प्राप्ति अलग अलग विधियों से हम लोग करते हैं। कभी होता है विद्युत अपघटन, वो अभी आगे पढ़ेंगे आप। फिर होता है सल्फाइड मिलता है हमें, तो हम उसे भर्जन, निस्थापन अलग अलग विधियां होती हैं, उनसे हम देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं धातु कर्म। ठीक है, अब खनिज किसे बोलते हैं, खनिज बोलते हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह में, आपने कुछ भी निकाला, खोद के निकाला, आपको एक पत्थर के रूप में मिल गया भाई, तो आप क्या बोलेंगे कि हमें खनिज मिला है। अब अगर उसमें धातु ज्यादा है
तो हम क्या बोलेंगे उसे अयस्क। अभी एक ऐसा होता है कि हमने कोई निकाला तो उसमें धातु बहुत कम होगी, हमने कोई पदार्थ निकाला, हमने कोई तत्व निकाला, उसमें धातु तो बहुत होगी, बट उस धातु के साथ हमें उसमें बहुत गंदगियां भी मिलेंगी जिन्हें गैंग बोलते हैं। तो जो गैंग, अगर उसमें गैंग ज्यादा होगी तो हम उसे अयस्क नहीं बोलेंगे, अगर उसमें धातु ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, अब मैंने जैसा कि आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जब हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ रहे थे, कि उसमें हमारे पास कुछ तत्व होते हैं जो उच्च अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, कुछ होते हैं मध्य अभिक्रियाशील और कुछ होते हैं निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे कि आपका पोटेशियम था, जैसे कि आपका सोडियम था, जैसे कि आपका मैग्नीशियम था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के थे, कैल्शियम भी इसमें था। ठीक है, तो ये कौन से थे, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु थे, यानी कि जो खुले में अगर आप इन्हें हवा में रख देंगे तो ये क्या करते थे, हवा से ही बहुत स्वतंत्र तरीके से रहते थे और आग पकड़ लेते थे। मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम को जो है हम किसमें, केरोसिन के तेल में इसीलिए रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से, क्योंकि हमारे हवा में ऑक्सीजन है, वो नॉर्मली क्रिया करके क्या कर लेता है, वो उनसे रिएक्शन करता है और आग लग जाती है। ठीक है, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु की जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये स्वतंत्र अवस्था में, आप लिख लीजिए, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। अभी इसका मतलब मैं समझाता हूं, में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें हम प्राप्त कैसे करते हैं, मतलब अगर इन्हें प्राप्त करना होगा, हमें इनका अयस्क मिल गया। ठीक है, अब इनका अयस्क जैसे ही हमें मिलेगा तो हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसे प्राप्त करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा मिलता है। फिर से समझिए, उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन से धातु होते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब कि जो फौरन क्रिया कर लेते हैं, मतलब उन्हें टाइम नहीं लगता, वो आप जैसे ही उन्हें हवा में ही रखेंगे खोल के तो वो वहां पे भी क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। स्वतंत्र अवस्था में मतलब क्या होता है कि आपने निकाला, आपको डायरेक्ट लोहा मिल गया, अब आपने डायरेक्ट निकाला, आपको डायरेक्ट सोडियम मिल गया, आपने डायरेक्ट निकाला खनिज, वहां से आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया। नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे, इनके साथ कुछ जुड़ा होगा, और वो जुड़ा होगा, उन्हीं को हम अलग करते हैं। और कैसे अलग करेंगे, उनको अलग करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा। अब मैं इसका थोड़ा आइडिया दे दूं आपको, विद्युत अपघटन क्या होता है। ऐसे हम एक केन लेते हैं, आप इसमें विद्युत देख रहे हैं, यानी कि हमें इसमें लाइट का यूज करना होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे जलीय विलयन होगा। ठीक है, और अब इसमें क्या करेंगे, आपको जिस चीज की जो आपको अयस्क मिला है ना, उसके इसे डाल देंगे अयस्क, और यहां पर दो रॉड लगा देंगे, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड, कैथोड एनोड। अब इनकी क्या करेंगे, इनको हम लोग जोड़ देंगे बैटरी से। ठीक है, बैटरी से जोड़ देंगे यहाँ पर। अब बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, लाइट फ्लो होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगी, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से ये क्या करेंगे, जो धातु है वो अलग हो जाएगी और जो गैंग है वो यहाँ नीचे बैठ जाएगी, और जो पॉजिटिव धातु होगी वो कैथोड पर, जो निगेटिव होगी वो एनोड पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये तो एक मैंने रफली आइडिया दिया है विद्युत अपघटन का। आगे हम चैप्टर में पूरी टॉपिक है, उसे हम अच्छे से समझेंगे कि वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कहाँ अपचयन होता है, कहाँ उपचयन होता है। ठीक है, तो ये हो गया उच्च अभिक्रियाशील धातु। नेक्स्ट आते हैं, अब ये क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब मैंने ऐसा आपको बताया था कि क्रियाशील श्रेणी में एक तो सबसे ऊपर वाला हो गया और ये सबसे नीचे वाला निम्न अभिक्रियाशील धातु, जिसमें क्या थे अपने, Au था, Ag था, आपको पता होगा Hg भी था। यहाँ पर कौन से थे ये थे आपके, ये गोल्ड है Au सोना, Ag क्या है आपका चांदी, और Hg क्या है मरकरी, जिसे पारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या होती है कि जो मुक्त रूप में पाए जाते हैं, मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मुक्त रूप में पाए जाते हैं का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे आपने माइनिंग की, माइनिंग से आपने खनिज निकाला तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। आपको याद, यदि याद भी होगा ये कि जो नदियां होती हैं वहां से हम क्या करते हैं, स्वर्ण नदी भी बोलते हैं कृष्णा नदी को। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमें वहां से डायरेक्ट बहता हुआ क्या मिल जाता है, सोना मिल जाता है। ठीक है, तो ये मुक्त रूप में पाए जाते हैं। मुक्त रूप में मतलब इनके साथ कोई और चीज जुड़ी नहीं होगी, हमें इन्हें अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट मिल जाते हैं हमें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सल्फाइड के रूप में भी मिल जाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको AuS मिल जाएगा या HgS मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इन्हें फिर हम अलग अलग विधियों से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। अब आता है मध्य क्रियाशील धातु। मध्य क्रियाशील जो कि बीच में होते हैं, तीन पार्ट मैंने बताए थे, उच्च अभिक्रियाशील धातु,
मध्य अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रिया, उच्च और निम्न मैंने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है हमको, मध्य पढ़ना है, ठीक है। अब मध्य क्या होता है, मध्य में थे आपके Cu, Fe, Al, Fe भी आता है, Cu आता था, और क्या था, Pb था, हाइड्रोजन भी था आपका यहाँ पर, जिनसे हमने अलग किया था इसे सेंटर मान के। अब ये क्या होते हैं मध्य क्रियाशील धातु, ये ऐसे होते हैं कि जो ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। मतलब आप जब इनको निकालेंगे खनिज से तो ये इनका आयस कौन सा मिलेगा, ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अब इनको आप कैसे समझेंगे, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जब आप इनको खनिज निकालेंगे, आपका इनका खनिज निकलेगा, आपको एस मिलेगा, तो किसका मिलेगा, सल्फाइड और ऑक्साइड के। जैसे ये ऐसे मिलेंगे FeS, ठीक है, या फिर PbO, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेंगे, इनका ऑक्साइड और सल्फाइड मिलेगा। उसके बाद हम इन्हें अलग करेंगे, किस तरीके से, हम इन्हें अलग करेंगे भर्जन और निस्थापन, दो विधियां होती हैं, वहां से हम अलग करेंगे, भर्जन और निस्थापन से। ये दो विधियां क्या होती हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, मैं बता देता हूं। भर्जन क्या होता है, भर्जन होता है कि आप ऑक्सीजन से क्रिया करवाएं, लेकिन किसमें, ये अभिक्रिया होती है वायु की उपस्थिति में, मतलब यहां पर वायु होगी, हवा रहेगी, तब आप अभिक्रिया करवाएंगे। और निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में जो है वो वायु नहीं होती है, ठीक है, वायु जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर हवा नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ये तीन चीज पढ़ ली, एक बार फिर से देख लीजिए आप। उच्च अभिक्रियाशील धातु हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से हम उसको सल्फाइड विद्युत अपघटन द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं धातु, ठीक है। फिर अगर हम इधर देखेंगे तो निम्न अभिक्रिया में कैसे ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं, इनमें अलग करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सल्फाइड पाए जाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। अब जो तीसरा हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मध्य क्रियाशील धातु। मध्य क्रियाशील क्या होते हैं, ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता होती है मध्य होती है, बोले तो निम्न भी नहीं होती है और ज्यादा उच्च भी नहीं होती है, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या था कि इन्हें कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, भर्जन से या निस्तापन से। भर्जन वायु की उपस्थिति में होगा और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। अगर अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूं, इससे आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इससे आप कैसे समझेंगे, सबसे पहले वेट अ मिनट, यहां पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, अयस्क का सांद्रण, ये अयस्क का सांद्रण है। अयस्क का सांद्रण का मतलब मैंने बताया था कि अयस्क की प्राप्ति, जैसे कि आपको क्या होगा, पहले आपने माइनिंग की, माइनिंग से आपको खनिज निकला, अब आपने उसमें देखा कि अगर उसमें धातु की मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। अगर उसमें धातु की मात्रा ज्यादा है, हमने बता लिया अयस्क है। अब अयस्क से कैसे अलग करेंगे धातु को, उसी को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण या अयस्क का निष्कर्षण या अयस्क से धातु की प्राप्ति। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहला जो मैंने बात की थी उच्च अभिक्रियाशील की, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। उच्च अभिक्रिया में क्या होता है, ये गलित धातुओं का विद्युत अपघटन। गलित धातु क्या होते हैं, गलित धातु मतलब होता है, अब जब आप सोडियम को पकड़ोगे ना हाथ में, तो वो चाकू से भी कर सकता है नॉर्मल से, यानी कि जो आपने क्ले देखा होगा, क्ले, ये जो कुम्हार लोग जिससे बनाते हैं अपना मटका वगैरह, वो मिट्टी कैसी होती है, एकदम ऐसे दबाओ तो दब जाती है पूरी तरीके से, उसी तरीके से ये धातु होते हैं जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। पोटेशियम, सोडियम, वो किस तरह से होते हैं, वो हाथ से आप दबा सकते हैं या चाकू से आप काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है AMU में, ये पूछा गया है ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो वो कौन सी होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मेनली सोडियम और पोटेशियम जो होती है, तो इन्हें गलित धातु भी कहते हैं। अब गलित धातु का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं और हमें क्या मिलता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे ना, तो आपको ये पूरा चार्ट याद करने से ये पिछले जो भी हमने टॉपिक पढ़ी तीनों वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या था, उच्च अभिक्रियाशील धातु, ये गलित धातु होते हैं और ये विद्युत अपघटन द्वारा, किससे, विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरे पे आओ, अब आता है मध्य क्रियाशील धातु। मध्य क्रिया, उच्च हो गया, मध्य पे आते हैं। मध्य क्या बोलता है, मध्य क्रियाशील धातु दो पार्ट होता है इनका, एक सल्फाइड एक कार्बोनेट। एक होता है कि सल्फाइड अयस्क में हो आपके, जिनके साथ सल्फर जुड़ा हो, एक हो सकता है कार्बोनेट में हो जिनके साथ CO3 जुड़ा हो। अब इनको क्या करेंगे, जिनके साथ सल्फर जुड़ा है उसको क्या करेंगे, हम भर्जन उनका कराएंगे। भर्जन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या कराएंगे, हम इनसे क्रिया कराएंगे। जो आपका यहाँ पर अयस्क मिलेगा आपको, सल्फाइड का अयस्क है, यहाँ पर सल्फर है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, वायु की उपस्थिति में भर्जन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही भर्जन अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, आपको कार्बोनेट मिला है, देखिए CO3। अब CO3 की जैसे ही आप क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, निस्तापन।
ये भर्जन निस्तापन में अभी समझ लीजिए आप भाई, क्लियर कर लीजिए। भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्कों का होता है, निस्तापन जो होता है वो कार्बोनेट अयस्कों का होता है। देखिए भर्जन में यहाँ पर सल्फर मिल जाएगा और निस्तापन में कार्बोनेट मिल जाएगा। क्लियर है। और जैसे ही आप ये करवाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ZnO मिल जाएगा। अब जब आपको पता है कि जैसे ही हमें ऑक्साइड मिलता है तो हम क्या करवाते हैं, उसका अपचयन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन, और अपचयन होते ही ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। तीसरा देते हैं भाई, निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है, निम्न क्रियाशील धातु क्या होती है भाई, निम्न क्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क मिलते हैं हमें। मैंने बताया था कि कभी कभी तो ये डायरेक्ट मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा था एग्जाम्पल में, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल। इसमें मध्य क्रियाशील धातु में मैंने Zn दिया था, Fe और Cu भी होता है। निम्न क्रियाशील धातु में मैंने बताया था Au और Ag। ठीक है, जो Au होता है वो मैंने बताया था आपको कि गोल्ड होता है, वो हमें मुक्त रूप में भी मिल सकते हैं, ये निम्न क्रियाशील धातु वाले। लेकिन कुछ कुछ अयस्क जो होते हैं वो सल्फाइड अयस्क होते हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई कहीं भी हमें सल्फाइड अयस्क मिल जाए तो हम कौन सी क्रिया करवाएंगे, किस प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस कहलाता है भर्जन। अभी हमने यहाँ देखा कि जैसे ही हमें सल्फाइड यहाँ मिला था तो हमने क्या करवाया, भर्जन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, भर्जन हो जाएगी, यानी कि भर्जन यानी कि वायु की उपस्थिति में हमारी क्रिया होगी। और यह जैसे ही वायु की उपस्थिति में क्रिया होगी हमें धातु मिलेगा, हम क्या कर लेंगे, धातु का परिष्करण कर लेंगे। धातु का परिष्करण मतलब होता है यही जांच करना कि क्या हमें शुद्ध धातु मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, ये चार्ट समझ में आया। एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले देखना है भाई, अयस्क का सांद्रण 3 टाइप के होते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा, मध्य होगा, निम्न होगा। उच्च है तो क्या कराना है, विद्युत अपघटन। क्यों करवाना है, क्योंकि ये गलित अवस्था में है। गलित अवस्था में है तो इनका विद्युत अपघटन होगा, शुद्ध धातु, बात खत्म इसकी, क्लियर। नेक्स्ट आओ मध्य पे। मध्य में 2 टाइप है भाई, एक सल्फाइड का मिलेगा, एक कार्बोनेट का मिलेगा। सल्फाइड का मिलेगा तो क्या करना है आपको, भर्जन। कार्बोनेट का मिलेगा तो निस्तापन करवाना है। और जब इन दोनों का करवाओगे तो ऑक्साइड मिल जाएगा, इनका अपचयन करवा देना, ये भी शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। तीसरा क्या है, निम्न में। निम्न में क्या है, या तो एक वैसे ही नॉर्मल मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट सोना चांदी मिल जाएगा। नहीं मिला तो क्या करवाओगे, भर्जन, धातु और धातु का परिष्करण करवा दो। ठीक है, ये जरूरी है भाई, क्योंकि भाई चांदी सोना तो सबको ही चाहिए, बात ही अलग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहां तक हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं जो हम बात करेंगे वो हो सकता है इसी चैप्टर की करें, या हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन कर जाएं। हो सकता है वो फिजिक्स का चैप्टर हो या फिर बायो का भी चैप्टर हो सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।